नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू बाला राजपूत INM PG कॉलेज के बीएड विभाग से हूँ। आज बीएड फर्स्ट ईयर का 103rd पेपर ग्रोइंग अप एज अ लर्नर की फर्स्ट यूनिट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन एंड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के ऊपर आपसे चर्चा करूंगी। इंडिविजुअल डिफरेंस में आप देखेंगे कि जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन और मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है, यह एक ऐसे बच्चे हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इनमें जो विशिष्टता पाई जा रही है वो किस प्रकार की पाई जा रही है। तो यह प्रस्तुति व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत आने वाले एक्सेप्शनल चिल्ड्रन तथा मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जो है वो बौद्धिक दिव्यांग है के अर्थ, परिभाषा, विशेषता, लक्षण, कारण, रोकथाम तथा शिक्षण रणनीति पर आधारित है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि, रुचि, क्षमता, व्यक्तित्व, व्यवहार, सीखने की गति तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इन्हीं भिन्नताओं को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता के विषय में मैं इससे पहले वाले प्रेजेंटेशन में मैं व्यक्तिगत भिन्नता का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता को अब हम बहुत ज्यादा नहीं क्लियर करेंगे, वो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ एक शब्द में हमने बता दिया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हर रूप में भिन्न है। टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक चिल्ड्रन, विशिष्ट बालक विभिन्न प्रकार के होते हैं। हर तरीके का उनका सोचने का, समझने का, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक स्तर, व्यावहारिक स्तर, सबके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। और इसके अलावा प्रतिभाशाली बालक, जो क्लास में अगर हम जब पढ़ा रहे हैं तो पहले जैसे बताया था कि कुछ परसेंट बच्चे क्लास में प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो उनको भी हमको बराबर क्लास में और बच्चों के साथ लेके चलना होता है। तो इसीलिए उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क हमको सोच के चलना होता है ताकि हम क्लास में डिस्टर्बिफिकेशन ना हो। इसलिए हम उन बच्चों के लिए अलग से वर्क लेके चलते हैं। मंद बुद्धि बालक, पिछड़ा बालक। मंद बुद्धि बालक जो है वो मानसिक रूप से जिनको कहा जाता है कि उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता, अपना काम करने की क्षमता, अपने बॉडी पार्ट्स को संभालना, किस तरीके से उनको यूज करना है, उनमें भी उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पिछड़ा बालक, विकलांग बालक, श्रवण बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक, वाक बाधित बालक, अपराधी बालक, संवेगात्मक विक्षिप्त बालक और अधिगम असमर्थता बालक। अधिगम असमर्थता वाला बालक कौन सा है? जिसमें सीखने की क्षमता कम पाई जाती है। इसी तरीके से जो ये सारे बताए वो यही है। पिछड़ा बालक कक्षा में जो बाकी कार्यों में काम से पीछे रह जाता है उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। कि बाकी एवरेज स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें उसकी गति धीमी है, काम करने की भी गति और समझने करने की भी गति उसकी धीमी है। विकलांग बालक, आप सबको पता है, शारीरिक रूप से अगर कोई विकलांग है तो उसको विकलांगता की श्रेणी में रखा जाता है। एक दृष्टिहीन बालक के लिए अलग एजुकेशन, अलग स्कूल की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज विकलांग बालक को हम इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। सरकार की तरफ से भी ऐसी व्यवस्था की जाती है कि विकलांग बालक सामान्य बच्चों के साथ ही सामान्य स्कूल में पढ़ सके। श्रवण बाधित बालक
जिनको सुनने में कुछ परेशानी है, तो ऐसे बच्चों को कोशिश किया जाता है कि जो हल्का सुनते हैं तो उनको क्लास में आगे की सीट पे बिठाने की कोशिश की जाती है, ताकि उनको हम जो समझा रहे हैं वो आसानी से समझ में आ सके। दृष्टिबाधित बालक के लिए, अगर जो बिल्कुल ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए तो अलग से स्कूलों की व्यवस्था है, नहीं तो जिनकी आईसाइट वीक है उनके लिए भी यही व्यवस्था होती है कि उनके क्लास में सबसे आगे बिठाया जाता है और उन पे स्पेशल फोकस रखा जाता है कि जो चीज उनको समझ में ना आए तो पास में बुला के उनको समझाना, उनको दिखाना, उनको अलग से मटेरियल देना ताकि वो अपने लेवल पे उसको कर सके। वाक बाधित बालक, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पीच में प्रॉब्लम होती है, बोलने में उनको परेशानी होती है, शब्दों के प्रोनाउंसिएशन में क्लियरिटी नहीं होती, या फिर उनको कोई चीज प्रॉपर बोलने में परेशानी आती है। अपराधी बालक, कुछ बच्चों के साथ ये परेशानी होती है कि उनको या तो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है या इकोनॉमिकली कुछ परेशानियां होती हैं, इसलिए ये आदत उनमें बचपन से ही डेवलप हो जाती है। जैसे क्लास में छोटी छोटी चीजों को वो लेते हैं बच्चों से, किसी के पेंसिल ले लिया, किसी का इरेजर ले लिया, कोई चीज अच्छी लगी तो वो वहां से उठा ली। वो आदत बच्चे की छोटेपन से ही स्टार्ट हो जाती है और अगर देखा जाए उसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो वो आगे चल के बड़े लेवल पे डेवलप होती है। संवेगात्मक विक्षिप्त बालक मीन्स इमोशनली जो बच्चे बहुत ज्यादा किसी चीज को अपने दिल से लगा लेते हैं, वो हल्की फुल्की डांट से या कोई उनके साथ ऐसी घटना घटित हो जाए जिसको वो बहुत ज्यादा इमोशनली उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो भी उनके नॉर्मल विकास में बाधित करते हैं। अधिगम असमर्थ बालक, लर्निंग डिसेबल चाइल्ड जो है वो पढ़ने में जिनको इंटरेस्ट नहीं है या जिनको जल्दी में कोई चीजें समझ में नहीं आती हैं या सीखने की उनकी रुचि ही नहीं है, इस तरीके के बच्चों को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। इंटेलिजेंसी क्वेटेंट, इसमें हम देखेंगे कि कौन से बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे 110 से लेकर, कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 110 या इससे ऊपर वाले बच्चे इंटेलिजेंसी की कैटेगरी में आते हैं। कुछ का मानना है 120, कुछ 130 या कुछ 140 भी कहते हैं इसको, लेकिन हम कहते हैं कि प्रतिभाशाली बालक 110 से अधिक वाले प्रतिभाशाली बालक हैं, और इसमें भी अगर हम 130 से ऊपर जो लेते हैं उसको हम सुपीरियर की कैटेगरी में लेते हैं। सामान्य बालक 90 से 109, पिछड़ा बालक 80 से 89, मंद बुद्धि बालक आपका 70 से 79, मूर्ख बुद्धि बालक 50 से 69, मूढ़ बुद्धि बालक 25 से 49 और जड़ बुद्धि बालक आपका 0 से 24 की कैटेगरी में आते हैं। अब हम यहाँ आज जो चर्चा करने आए हैं वो मेन है एक्सेप्शनल चाइल्ड और मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। एक्सेप्शनल चाइल्ड में और मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड में क्या डिफरेंस है वो चीजें हम क्लियर करेंगे। एक्सेप्शनल चाइल्ड है सामान्य बालकों के विपरीत, कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनका मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य बालकों से भिन्न होता है। इन्हें अपनी शारीरिक या मानसिक विशेषताओं के कारण अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा दैनिक कार्यों को करने में भी इन्हें परेशानियां का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालक विशिष्ट बालक कहे जाते हैं। साथ ही विशिष्ट बालकों को
कोई ना कोई ऐसा विशिष्ट बालकों में कोई ना कोई ऐसा गुण अवश्य होता है जो इन्हें सामान्य बालकों से अलग करता है। ये सामान्य बालकों की तुलना में श्रेष्ठ अथवा हीन होते हैं। मतलब या तो अलग सामान्य बालक से या तो बिल्कुल श्रेष्ठ होंगे इसीलिए वो विशिष्ट है, या उनमें कुछ ना कुछ कमी है इसलिए वो भिन्न है। ये बालक शैक्षिक, मानसिक, सामाजिक अथवा शारीरिक दृष्टि से या तो बहुत पिछड़ जाते हैं या बहुत आगे निकल जाते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में इनके लिए समायोजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब मैंने अभी जो पहली स्लाइड में बताया कि जो विशिष्ट बालक हैं वो या प्रतिभाशाली बालक हैं, उनके लिए क्लास में कुछ ना कुछ अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि एक शिक्षक क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट्स सामान्य कैटेगरी के होते हैं, एवरेज स्टूडेंट होते हैं, इसीलिए जो पढ़ाने का तरीका है या जो हम शिक्षा में देने वाला जो मटेरियल है वो सामान्य बालकों के स्तर का देते हैं, जिसको ये प्रतिभाशाली बालक बहुत शीघ्र कर लेते हैं। इसलिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए कुछ मटेरियल अलग से हमें रखना पड़ता है, जैसे निबंधात्मक क्वेश्चन हो गए, कुछ डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन हो गए कि मतलब पिक्चर को देख के उनको उसको एक्सप्लेन करना, इस तरीके से उनको एक दो चीजें एक्स्ट्रा हमको दे के चलनी पड़ती है ताकि वो उस चीज में अपना टाइम स्पेंड करें। और अगर जो निम्न कैटेगरी के बच्चे हैं उनको भी हमें थोड़ा सा अपलिफ्ट करना पड़ता है ताकि हम सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ उनको पुशअप कर सकें। तो यही कारण है कि स्थितियों में इनके लिए समायोजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन्हें विशेष शिक्षा व विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे बालक जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं व व्यवहार की दृष्टि से अपनी आयु वर्ग के अधिकांश बालकों से भिन्न होते हैं, उन्हें ही विशिष्ट बालक कहते हैं। ऐसे बच्चे जो सामान्य बच्चों से किसी भी रूप में, चाहे वह बुद्धि हो, प्रतिभा हो, शारीरिक या मानसिक स्थिति हो, में अत्यधिक भिन्न होते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। अब डेफिनेशन देखी जाए तो इनके लिए कोई बहुत अलग से मनोवैज्ञानिकों ने कोई डेफिनेशन नहीं दी है, बस एक जनरल भाषा में या विकिपीडिया के माध्यम से देखा जाए तो वे बच्चे जिन्हें सामान्य शिक्षण पद्धति से अलग विशेष ध्यान और शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहा जाता है। वह बालक जो अपनी मानसिक, शारीरिक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों से इतना अलग हो कि उनके अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए विशेष शिक्षा की जरूरत हो, असाधारण बालक कहलाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जो विशिष्ट बालक है उनकी कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं उनको सामान्य बालकों से बिल्कुल भिन्न करती हैं। जैसे सामान्य से अधिक या कम बुद्धि स्तर होना, या तो बहुत अधिक होंगे जो प्रतिभाशाली की कैटेगरी में आएंगे, या कम होंगे तो जड़ बुद्धि या बैकवर्ड चाइल्ड या मूढ़ बुद्धि या मूर्ख बुद्धि की कैटेगरी में आएंगे। सीखने की गति में अंतर, ये इसी चीज को प्रेजेंट करता है कि उनकी सीखने की गति या तो बहुत तीव्र है या बहुत धीमी है। विशेष प्रतिभा या विशेष कमजोरी, व्यवहार में भिन्नता, विशेष देखभाल एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता। मतलब ऐसे बच्चों को लिए विशेष देखभाल की, विशेष अटेंशन की मतलब जरूरत होती है। औसत से भिन्न,
ये शारीरिक, मानसिक या भावात्मक रूप से सामान्य से काफी अलग होते हैं। विशेष आवश्यकताएं, इन्हें विकास के लिए सामान्य शिक्षा के अलावा अतिरिक्त सहायता, पुनर्वास या विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। समायोजन में कठिनाई, इन्हें वातावरण के साथ तालमेल बिठाने में अक्सर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्रतिभा या दिव्यांगता, इस श्रेणी में या तो बहुत अधिक प्रतिभावान, बुद्धिमान वाले बच्चे आते हैं या सीखने में अक्षम दिव्यांग बच्चों को इस कैटेगरी में रखा जाता है। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। इसको बौद्धिक दिव्यांगता भी कहा जाता है या मानसिक मंदता भी कहा जाता है। ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि क्षमता सामान्य से काफी कम होती है तथा जिनकी अनुकूलन क्षमता भी सीमित होती है, उन्हें मेंटली रिटार्डेड या बौद्धिक दिव्यांग या मानसिक मंदता कहा जाता है। परिभाषा के तौर पे देखा जाए, वे बच्चे जिनका आईक्यू सामान्य से कम होता है और दैनिक कार्यों में कठिनाई अनुभव करते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। या मानसिक मंदता एक ऐसी स्थिति है जिसमें बौद्धिक क्षमता और अनुकूलन व्यवहार में कमी होती है और विकलांगता के हल्के स्तर में इसका निदान करना विशेष रूप से कठिन हो सकता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा जाए तो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन धीमी गति से सीखने वाले होते हैं। मतलब इसमें भी कैटेगरी है कि कुछ बच्चे मेंटली रिटार्डेड बच्चे अलग भी होते हैं कि कुछ फिजिकली डिस्टर्ब होते हैं इसलिए भी मेंटली रिटार्डेड होते हैं, या कुछ बच्चे बौद्धिक स्तर पे बिल्कुल ही डिस्टर्ब है तो वो मेंटली रिटार्डेड की कैटेगरी में आते हैं। तो उनके सीखने की गति बहुत धीमी होती है। स्मरण शक्ति कमजोर, कुछ चीजों को क्योंकि बौद्धिक स्तर पे वो कमजोर है इसलिए स्वाभाविक है कि उनकी सीखने की गति कमजोर होगी। समस्या समाधान में कठिनाई, ये बच्चे उस कैटेगरी के होते हैं जो अपनी किसी भी प्रकार की समस्या, इवन अपने खाने पीने की, अपने कपड़े पहनने की, अपने सोने बैठने की स्थिति में भी वो बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं। किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता उनको महसूस होती है। सामाजिक व्यवहार में कमी, ऐसे बच्चे सिर्फ अपने पेरेंट्स को पहचानते हैं, उनका और कोई सामाजिक व्यवहार या सामाजिक संबंध वो नहीं समझते हैं, इसलिए वो सामाजिक व्यवहार भी नहीं करना जानते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने पेरेंट्स, अपने माँ और पापा को ही देखा होता है, तो वो सिर्फ उनको समझते हैं और अपनी जरूरत या कोई परेशानी है वो सब वो उन्हीं से डिस्कस करते हैं, चाहे वो इशारों से कर पाते हैं चाहे वो बोल के कर पाते हैं, वो उन्हीं से डिस्कस करते हैं, इसीलिए उनमें सामाजिक व्यवहार की कमी पाई जाती है। आत्मनिर्भरता की कमी, क्योंकि वो खुद इतने समझदार नहीं है या इतने फिजिकली बोल्ड नहीं है कि वो अपने काम, अपना कुछ भी अपने आप कर सके, इसीलिए उन्हें किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी की जरूरत महसूस होती है और वो हमेशा किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। सिम्टम्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इनकी पहचान कैसे की जाती है कि अगर हम कहें कि बौद्धिक स्तर के बच्चे का लेवल देखा जाए तो देखा 0 से 24 भी है,
और 24 से 50 लेवल का भी है, 50 से 60 भी है, 60 से 70 भी है। तो इनमें कौन से बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे जो हम पहचान सकें कि भाई इनके क्या सिम्टम्स हैं। तो क्योंकि कहने के लिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि गति उनकी सीखने की गति धीमी होती है, लेकिन वो मेंटली रिटार्डेड की कैटेगरी में नहीं आते। तो मेंटली रिटार्डेड की गति श्रेणी में कौन से आते हैं, वो है बोलने और समझने में देरी। जिनको बोलने में भी परेशानी होती है और हम किसी चीज को उनको समझाते हैं तो उनको समझने में भी परेशानी आती है, ऐसे बच्चों की पहचान जो की जाती है वो मेंटली रिटार्डेड के अंतर्गत की जाती है। चलने फिरने में देरी, ऐसे बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड है वो अपने शारीरिक रूप से कमजोर है, तो अपने हाथ पैरों पर भी उनका अच्छी तरह से पकड़ नहीं है, तो इसलिए कहने के लिए कहा जाएगा कि चलने फिरने में भी वो परेशान रहते हैं, किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। पढ़ने लिखने में कठिनाई, जब ये बच्चे बौद्धिक स्तर पे दिव्यांग कहे जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उनकी पढ़ने लिखने की स्थिति भी कमजोर रहती है। निर्देशनों का पालन करने में कठिनाई, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको समझने में परेशानी होती है, उनको इशारों से समझाया जाता है, निर्देशन दिए जाते हैं, क्योंकि वो बोल के समझने वाली स्थिति कई बार नहीं होती है, तो इशारों से भी समझाया जाता है। मैंने ऐसे बच्चे जो मदर टेरेसा होम होते हैं वहां पर मैंने इस तरीके के बच्चे देखे हैं जो अपने शरीर के अंगों पर ही उनका पकड़ नहीं है, वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब है, ना तो वो अपने आप खा सकते हैं ना अपना आप चल फिर पाते हैं। ऐसे बच्चे जो देखे वो देख के बड़ा अजीब सी स्थिति होती है कि वो सिर्फ इशारों में, कभी प्यार के इशारों को वो समझ लेते हैं कि कैसे खाने के लिए बताया जा रहा है, या गुस्सा करके उनको किसी चीज को समझाने की कोशिश की जा रही है, तब वो इन चीजों को समझ पाते हैं, निर्देशन इशारों को वो समझ पाते हैं। दैनिक कार्यों में दूसरों पर निर्भर, ये बच्चे अपने प्रत्येक दैनिक कार्य के लिए भी दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। कॉजेज ऑफ मेंटली रिटार्डेड, कारण मेंटली रिटार्डेड के कारण क्या है? कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं कि मतलब जन्म से पहले की भी स्थिति हो सकती है, बाद में कोई चोट की भी स्थिति हो सकती है, कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई दुर्घटना भी हो सकती है, कोई हेरिडिटी भी हो सकती है, बहुत सारे कारण होते हैं। यहाँ हमने दिया है अंतर्जात कारण में ये वे कारक हैं जो आंतरिक रूप से उत्पन्न होते हैं और जन्म से पहले विकसित होते हैं, जैसे गर्भावस्था के दौरान पोषण की कमी की वजह से भी, या जन्म के समय कोई चोट या संक्रमण के कारण भी इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आनुवांशिकता, यदि माता पिता के मस्तिष्क का विकास ठीक से नहीं हुआ है तो बच्चे को यह विरासत में भी मिल सकता है। यदि माता पिता में से कोई एक तंत्रिका संबंधी बीमारी से ग्रसित है या न्यूरोपैथी से पीड़ित है तो बच्चे को वह बीमारी विरासत में मिल सकती है। उदाहरण के लिए मिर्गी है, मनोभ्रंश है, ये इस तरीके की परेशानियां हैं जो कई बार आनुवांशिक रूप से बच्चे में आ जाती है। विकास संबंधी दोष, खोपड़ी की विकृतियां, खोपड़ी की हड्डियां समय से पहले जुड़ जाती हैं जिसके कारण परिणाम स्वरूप शरीर के साथ मस्तिष्क का विकास कम हो जाता है, जैसे ऑक्सीसेफली, सेफली, सेकोफेफली, मानसिक विकार, ये आदि इस श्रेणी में आते हैं। साथ ही मस्तिष्क की चोट,
मस्तिष्क की चोट, कभी किसी दुर्घटना में कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई दुर्घटना ऐसी घटित हो जाए जिसके उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उस वजह से भी ये स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही कुपोषण एवं बीमारियों के कारण भी ये स्थिति बनती है। रोकथाम अगर कहा जाए कि इसकी कोई रोकथाम है, इस तरीके की मानसिक स्तर को सुधारने का कोई तरीका है, या ये इस तरीके की कोई परेशानी ही ना हो, इस तरीके की कोई रोकथाम, कोई तरीके ऐसे अपनाए जाएं जिससे इनसे इनका बचाव किया जा सके, तो उसके लिए है गर्भावस्था में उचित पोषण। मतलब माँ को गर्भावस्था में खान पान का, व्यायाम का, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का, हर चीज का गर्भावस्था में ही अगर ध्यान रखा जाए तो स्वाभाविक है हम इन चीजों को रोक सकते हैं। समय समय पर चिकित्सीय जांच, आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये विज्ञान ने बहुत सारी तकनीकें इजाद की हैं कि जिससे हमें पहले ही गर्भावस्था में जांच के दौरान पता चल जाता है कि बच्चे की मेंटली स्थिति कैसी है, या फिजिकल डेवलपमेंट उसका कैसा है, या मेंटली डेवलपमेंट उसका कैसा है। ये आजकल हम गर्भावस्था में ही जान पाते हैं। टीकाकरण, सरकार ने ये जितने भी टीके बनाए हैं वो सारे टीके उससे लगाए जाते हैं कि किसी भी प्रकार की बीमारी से उस बच्चे को बचाया जा सके, या किसी भी प्रकार के रोग, संक्रमण आदि से बच्चे को दूर रखा जा सके। इसीलिए समय समय पर टीकों की व्यवस्था की गई है, जो इंसान को हमेशा उस पर ध्यान देना चाहिए कि हर काम को छोड़ के टीकाकरण की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही जन्म के समय सावधानी। जन्म के समय सावधानी का मतलब ये है कि कई बार डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चे में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी रह जाती है। साथ ही प्रारंभिक पहचान और उपचार। प्रारंभिक पहचान कैसे कि जब हमें बच्चे के शुरू में ही कुछ ऐसे लक्षण नजर आए कि हमें लगे कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है, तभी उसको हमें विशेषज्ञों से बातचीत करनी चाहिए, डॉक्टरों से कंसल्ट करके जो इसका प्रॉपर इलाज हो उसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, तभी हम इस चीज को समय पर रोक सकते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण नीतियां, टीचिंग स्ट्रेटेजी। एक शिक्षक का जो कार्य है वो है कि कैसे हम सभी बच्चों को एक साथ एक समान लेकर चले, ताकि बच्चों में कहीं भी ये भावना ना आए कि टीचर कुछ बच्चों पे स्पेशल ध्यान देते हैं और कुछ बच्चे को अवॉइड करते हैं। ऐसी भावना बच्चों के मन में कभी नहीं आनी चाहिए। टीचर का हमेशा यही प्रयास रहना चाहिए कि वे सभी बच्चों को एक समान लेकर चले, और स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए जरूरी है कि वो अपना स्पेशल अटेंशन उनकी तरफ रखें। जिस तरीके से उनको समझाया जा सकता है, जिस तरीके से उनको बाकी बच्चों के बराबर लाया जा सकता है, वह हर संभव प्रयास करना चाहिए। जैसे सरल एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो बच्चे एबनॉर्मल हैं या मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हैं, वो नॉर्मल बच्चों के समान नहीं पढ़ सकते, ना उनकी फिजिकल एक्टिविटीज वैसी होती हैं, ना उनका सामाजिक व्यवहार वैसा होता है। इसलिए जरूरी है कि उनको उनके लेवल पर उतरकर सरल से सरल और स्पष्ट भाषा में उनको चीजों को समझाया जाए। चित्र एवं गतिविधि आधारित शिक्षण। कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम बोलचाल की भाषा में जब किसी चीज को पढ़ाते हैं, यहाँ खड़े होके जब हम लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं, तो
कई बार ऐसी स्थिति होती है बच्चे की कि बच्चा फिजिकली तो आपके क्लास में प्रेजेंट है पर मेंटली वो यहाँ नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा है कि उसका फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, कहीं पेन है, या घर में उसके कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और वो स्कूल आ गए बच्चे, पर मेंटली वो वही है, घर में है, डिस्टर्ब है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि बच्चे के साथ इंटरेक्शन प्रॉपर हो। तो वो तभी होगा जब हम चित्र एवं गतिविधि के माध्यम से उसको उस टीचिंग में इन्वॉल्व रखेंगे। क्योंकि अगर हम लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं तो बच्चा नहीं, आपको आई कांटेक्ट से वो देख भी रहा है, बराबर आपके साथ आई कांटेक्ट है उसका, लेकिन नहीं वो सुन रहा। आपको लगता है कि हाँ बच्चा मुझे देख रहा है तो मतलब सुन रहा है, पर वो अगर मेंटली डिस्टर्ब है तो वो उस चीज को सुन नहीं पाता है। तो इसलिए जरूरी है कि बच्चे का टू वे इंटरेक्शन जरूरी है। वो तभी पॉसिबल है जब हम चित्र एवं गतिविधि आधारित शिक्षण करें, कि कोई पिक्चर दिखा के हम बच्चे को समझाएं, बीच में उसको खड़ा करके उससे पूछे कि ये क्या है, कैसा है, कैसे ये मूव करता है। अगर ग्लोब दिखा रहे हैं तो ग्लोब कैसे मूव करता है, कितने डिग्री पे ये झुका हुआ है, कौन सी मेन इसकी लैटिट्यूड है, कौन मेन इसमें लॉन्गिट्यूड है। वो सारी चीजें बच्चे को देख के महसूस करके वो बच्चा ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाता है। बार बार पुनरावृत्ति, हम सोचे कि हमने एक बार कोई चीज पढ़ा दी और वो बच्चे को क्लियर हो गई, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इसलिए जरूरत के अनुसार बच्चों की स्थिति को देखते हुए अगर बार बार किसी टॉपिक को, बार बार किसी चीज को रिपीट करने की जरूरत पड़े तो उसको रिपीट करने में कोई बुराई नहीं है। बच्चों की स्थिति के अनुसार समय समय पर चीजों की पुनरावृत्ति से बच्चे में वो चीज स्थायी होती चली जाती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत ध्यान। कुछ बच्चे जो बहुत इमोशनल होते हैं या जो थोड़ा सा बिलो एवरेज होते हैं, उनको थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। यदि अगर उनको स्पेशल अटेंशन दिया जाए तो वो बहुत अंदर से खुश होते हैं कि भाई मेरे को मैडम ने, सर ने स्पेशल ध्यान दिया, सब लोगों के बीच में मुझे स्पेशल बुलाया, मुझे प्यार से समझाया। तो कई बार वो भी टेक्निक काम कर जाती है बच्चों को समझाने के लिए। प्रोत्साहन एवं सकारात्मक वातावरण, विशिष्ट बालकों के लिए या आप कहें कि एक्सेप्शनल चाइल्ड के लिए हमेशा प्रोत्साहन एवं सकारात्मक वातावरण बनाए रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कभी नर्वस हो जाता है तो उसको लगता है कि अगर मुझे थोड़ा सा कोई मोटिवेट कर दे, कोई मुझे प्रोत्साहित कर दे तो मैं और अच्छा करके दिखा सकता हूँ। ऐसी स्थिति में उसके लिए सकारात्मक वातावरण बनाए रखना चाहिए। समय समय पर उसके अच्छे काम के लिए, उसकी राइटिंग के लिए, उसके अगर कभी वो जल्दी काम करता है उसके लिए, या जब उसने किसी आंसर को देने का प्रयास किया उस टाइम उसको मोटिवेट करना जरूरी है। समय समय पर प्रोत्साहित करने से बच्चे में और आगे से आगे काम को करने की इच्छा जागृत होती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर इन क्लास। क्लास में शिक्षक का जो रोल है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब क्लास में इतने बच्चे होते हैं उनका पूरा, बच्चों का अटेंशन पूरा टीचर पे होता है। अगर टीचर ने क्लास में किसी बच्चे को डांट दिया तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं रखेगा। जब आप पढ़ाने आएंगे क्लास में तो वो नीचे निगाहें करके कुछ ना कुछ इधर उधर देखने की कोशिश करेगा, वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा। उसको लगेगा कि इन मैडम ने मुझे पहले डांटा था, हो सकता है कि ये मेरे से नफरत करती हैं तो मुझे अब फिर डांटेंगी। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि क्लास में बच्चों से हमेशा पॉजिटिवली रोल प्ले करना चाहिए, पॉजिटिवली व्यवहार करना चाहिए, उनको पॉजिटिवली एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चे को हम प्रोत्साहित कर सके
क्लास में आगे से आगे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, धैर्य एवं समझदारी से कार्य करना चाहिए। धैर्य एवं समझदारी, कई बार बच्चे बहुत नॉटी होते हैं, कुछ बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं, कुछ बच्चे बहुत इरिटेट कर देते हैं। तो इन चीजों को समझते हुए भी हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और बच्चों की परेशानी को ध्यान से सुनते हुए, उनकी परेशानियों को समझते हुए, उनका सॉल्यूशन समझते हुए, करते हुए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। विशेष शिक्षण सामग्री का उपयोग। विशेष शिक्षण सामग्री मीन्स जब आपको लगता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमें टीचिंग एड के माध्यम से ही समझाने में बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो उनका प्रयोग करना आवश्यक होता है। समय समय पर कभी रोल प्ले के माध्यम से कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें हम एक छोटा सा रोल प्ले करवा दें, उन्हीं बच्चों को फ्रंट पे बुला के किसी को कुछ बना दें, किसी को कुछ बना दें और एक रोल प्ले करा दें, तो भी बच्चे में एक बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, या उसके जहन में वो चीजें बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती हैं कि भाई इसके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाह रहे थे। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जिससे हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप ये काम करके भी अपने लिए कुछ अर्निंग कर सकते हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इसीलिए जो भी बच्चा काम करे उसके लिए आप उसको प्रोत्साहित करिए, उसके लिए आप उसको समय समय पर बच्चों के सामने उसको मोटिवेट करिए, तो बच्चे में एक अलग ही खुशी उत्पन्न होती है और वो आगे से आपके पीरियड में हमेशा हर चीज में, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है। साथ ही अभिभावकों से सहयोग। अगर बच्चे में किसी चीज की कमी है, बच्चा क्लास में पढ़ता नहीं है या आपकी क्लास में क्लास को डिस्टर्ब करता है, तो उसके लिए जरूरी है पहले उसके अभिभावकों से बात की जाए। उसे डांटने के बजाय उसके पेरेंट्स को बुला के उनके साथ काउंसलिंग की जाए, उसका डेली रूटीन चेक किया जाए कि वो ऐसी एक्टिविटीज क्यों करता है, घर पर उसकी एक्टिविटीज क्या है और स्कूल में उसकी एक्टिविटीज क्या है, कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रही हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम उसकी एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दें और पेरेंट्स से कंसल्ट करके उसे समय पर, समय रहते ही सुधारा जा सके। अब लास्ट में हम कंक्लूजन पर आते हैं। एक्सेप्शनल चाइल्ड जो है, एक्सेप्शनल चाइल्ड और बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को विशेष देखभाल, शिक्षण विधि एवं सहयोग की आवश्यकता होती है। उचित मार्गदर्शन और रणनीतियों द्वारा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। मतलब कि ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम इमोशनली और स्पेशल अटेंशन के साथ समय समय पर ध्यान दें और उनके पेरेंट्स से काउंसलिंग करते रहें, उनकी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से उनको हम समय रहते ही सुधार सकते हैं और समाज के अनुसार उन्हें ढाल सकते हैं। धन्यवाद। इसके साथ ही अब हम अगले विषय के साथ अगले पीरियड में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।